आज हम बात करेंगे एपिज़ोटमी पे। एपिज़ोटमी जिसे आम ज़ुबान में हमारे एरिया में लोग कहते हैं कि छोटा ऑपरेशन। एपिज़ोटमी क्या होती है और ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं अगर वो फ़ीमेल लेबर के दौरान यूज़ करे या डॉक्टर इस चीज़ का ख्याल करे तो एपिज़ोटमी की ज़रूरत कम से कम पेश आती है। और अगर किसी पेशेंट की एपिज़ोटमी हुई है तो उसको केयर कैसे की जाती है। आज हम बात करेंगे एपिज़ोटमी पे। एपिज़ोटमी जिसे आम ज़ुबान में हमारे एरिया में लोग कहते हैं कि छोटा ऑपरेशन। एपिज़ोटमी क्या होती है और ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं अगर वो फ़ीमेल लेबर के दौरान यूज़ करे या डॉक्टर इस चीज़ का ख्याल करे तो एपिज़ोटमी की ज़रूरत कम से कम पेश आती है। और अगर किसी पेशेंट की एपिज़ोटमी हुई है तो उसको केयर कैसे की जाती है। सबसे पहले ये है कि एपिज़ोटमी कहते किसे हैं। एपिज़ोटमी एक टीयर है जो सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर है जो फ़ीमेल के जेनिटेलिया पे एट द टाइम ऑफ बर्थ डॉक्टर्स लगाते हैं। ये दो तरह की होती है, इसे मीडियन भी कहते हैं और मीडियो लेटरल भी होती है। जो मीडियन होती है उसमें सबसे पहले इसकी एनाटमी को करने के लिए हमें समझना होगा कि जो फीमेल जेनिटेलिया के जो होती है, सबसे पहले यूरेथ्रा का ऑरिफिस होता है, फिर बर्थ कैनाल का ऑरिफिस होता है और उसके बाद एनल कैनाल होती है। जो बर्थ कैनाल का ऑरिफिस होता है उस पर ये कट दिया जाता है या लगाया जाता है। इसको हम एक शेप से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे ऊपर जैसे ये है, ये यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, ये बर्थ कैनाल का या वेजाइनल ऑरिफिस है और सबसे पीछे ये एनल कैनाल का ऑरिफिस होता है। जो एपिज़ोटमी टीयर दिया जाता है वो या तो हम बिल्कुल यूँ सीधा देते हैं, जिसे कहते हैं मीडियन, ये वाला, और या होता है मीडियो लेटरल, ये साइड पर ऐसे। जो मीडियल कट होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर और मीडियो लेटरल पे 2 to 3 सेंटीमीटर तक कट ही दिया जाता है। जो मीडियन होता है उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी हील हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं, पेशेंट को बाद में पोस्ट ऑप पेन भी कम होती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है जिसलिए इसको ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता है वो ये होता है कि मोस्टली ज़्यादातर ये जो मीडियन है ये वाला कट नीचे एक्सटेंड कर जाता है। एक्सटेंड करके ये आपके जो एनल ऑरिफिस होता है, जो पखाने की नाली या पखाने का रास्ता होता है, उसको भी फाड़ देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो उस फीमेल को जो एनल की जो कॉन्टिनेंस होती है या उसकी टोन होती है या उसकी पावर होती है, इसको कम कर देता है। जिससे यही वजह है कि वो फीमेल बाद में जो पखाने को रोकने वाला उसका सिस्टम होता है या उसको रोकने की जो पावर होती है या उसके मसल्स की जो टोन होती है वो कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं ये ज़्यादा मीडियो लेटरल एपिज़ोटमी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो मीडियो लेटरल होती है इसमें नो डाउट कि थोड़ा सा पेन भी होता है, ब्लीडिंग के चांस भी होते हैं और हीलिंग भी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू मीडियन जो एपिज़ोटमी है डिले होती है। लेकिन उसके बावजूद जो एनल ऑरिफिस होता है उसको सेफ्टी के चांस ज़्यादा होते हैं, उसके स्फिंक्टर के डैमेज होने के चांस बहुत कम होते हैं। अब होती है कि नेक्स्ट बात है कि एपिज़ोटमी क्यों की जाती है, एपिज़ोटमी की क्या इंडिकेशन होती हैं। जब भी कोई डिलीवरी हो जिसमें हमें लगे कि जो बेबी हेड है वो डिलीवर नहीं हो रहा, सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गई है और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा, तो ये टीयर दिया जाता है ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। और वो कंडीशंस जिसमें हमें होता है कि अगर बेबी डिलीवर होगा तो अच्छे सपोर्ट के बावजूद बहुत से अनड्यू टीयर इधर उधर आ जाएँ, जिससे फ़ीमेल की जो जेनिटेलिया है या उसके पेरिनियल मसल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होने का खर्चा है, तो तब ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो तब भी ये वाला टीयर दिया जाता है। थर्ड होता है कि बेबी डिलीवर नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करनी पड़ रही है, वेंट्यूज़ यूज़ हो रहे हैं या फॉर्सेप्स यूज़ हो रहे हैं, तब भी एपिज़ोटमी की ज़रूरत पड़ती है। या बेबी उल्टा है और ब्रीच डिलीवरी हो रही है और बेबी का हेड स्टक होने का चांस होता है, तो तब भी इसमें हम एपिज़ोटमी देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसे मेथड्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करें तो एपिज़ोटमी की ज़रूरत कम से कम पेश आती है। इसमें सबसे पहले है कि अगर लेबर है या जो है वो या डिलीवरी है अपराइट पोजीशन में की जाए, कि फ़ीमेल थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो एपिज़ोटमी की जो ज़रूरत है वो कम से कम हो जाती है। दूसरा है कि जब माँ बेबी डिलीवर कर रही होती है तो कोशिश की जाए जो उसकी खुद की पुशिंग होती है उसी को प्रेफर की जाए, ना कि ज़ोर लगा के या फिजियोलॉजिकल पुशिंग की जाए, इससे भी एपिज़ोटमी का चांस बढ़ जाता है। थर्ड, गुड पेरिनियल सपोर्ट से और जेंटल मसाज से जो पेरिनियल मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अंदर इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और उनके टीयर होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अब एपिज़ोटमी कब करनी चाहिए? एपिज़ोटमी बहुत से ये है कि बर्थ अटेंडेंट्स जो माँ की डिलीवरी को हैंडल कर रहे होते हैं, ये बात उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब एपिज़ोटमी देने का सही वक्त क्या होता है। ईच कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि बेबी का हेड बल्ज कर रहा होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है तो वो पीछे को चला जाता है या बाज़ का नज़र आना भी बंद हो जाता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्शन में नज़र आना शुरू हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें बेबी का हेड बल्ज करे और जब वो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाए वो रिवर्ट बैक ना करे, तो और ये वो टाइम होता है जिसे हम क्राउनिंग कहते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें एपिज़ोटमी दी जाती है और आइडियल होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्शन में फ़ीमेल को वो कट दिया जाता है या एपिज़ोटमी कट लगाया जाता है उसी कॉन्ट्रैक्शन में अर्ली बेबी को भी डिलीवर होना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो ये होता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर एपिज़ोटमी का कट बहुत छोटा आता है, ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं। अगर हम पहले एपिज़ोटमी दे देते हैं तो इससे होता है कि बेबी डिलीवर नहीं होता। बाज़ बात होता है कि हर कॉन्ट्रैक्शन या हर मैनवर के बावजूद बेबी डिलीवर नहीं होता, और जो डिलीवरी होती है वो सिज़ेरियन भी हो सकती है, तो एक एक्स्ट्रा फीमेल को टीयर आ जाता है और अगर वक्त से पहले वो कट दे दिया जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और कट भी एक बाज़ का अगर हम पहले दे देते हैं वक्त से पहले तो वो कट जब बेबी डिलीवर होता है तो एक्सटेंड कर जाता है। इसकी वजह से होता है कि अनड्यू स्टिचेस आते हैं। जो ये एपिज़ोटमी है इसको बिल्कुल उसके टाइम पर दें ताकि इससे मैक्सिमम फ़ायदा हो और मिनिमम नुकसान हो। नेक्स्ट जो फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि क्या इसके टांके खुलवाने पड़ते हैं, तो इसके टांके नहीं खुलवाने पड़ते क्योंकि जो इसकी जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो यूजुअली एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं जो खुद ब खुद वक्त साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और इसको खुलवाना नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट बात आती है एपिज़ोटमी केयर पे कि कैसे इसको ख्याल रखना है ताकि जल्द से जल्द हील हो जाए और जल्द से जल्द फ़ीमेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ जाए। एपिज़ोटमी स्कार के बाद फ़ीमेल का एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम सीधे बैठ पाएंगे, तो बिल्कुल आप सीधे बैठ पाओगे। शुरू के 24 घंटों में स्वेलिंग होती है जिससे बाज़ का नीचे बैठने में या पेशाब करने में बहुत तकलीफ़ होती है या बाज़ का डिस्टर्बेंस होती है। तो इसके जो फर्स्ट 24 आते हैं इसमें कहा जाता है या है कि आप आइस पैकिंग के ज़रिए लोकल एरिया जहाँ पे आपको स्टिचेस लगे हैं उसकी लोकल पैकिंग कर दें या उसे टकोर कर लें। उससे ये होगा कि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी और दूसरा ये होगा कि वहाँ पे जो सोजिश कम हो जाएगी और पेशेंट को पेन कम से कम होगा। लेकिन आफ्टर 24 आवर कोल्ड आइस पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट से कहा जाता है कि वो सिट्स बाथ ले। सिट्स बाथ कहते हैं कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर पायोडीन मिक्स करके या कोई भी डिटर्जेंट जैसे डेटॉल मिक्स करके उसके अंदर उस एरिया को दिन में 3 से 4 दफ़ा उसको धोएं या उसके अंदर डिप होकर बैठ जाएं 10 से 15 मिनट के। इससे ये होगा कि एक तो लोकल एरिया की डिसइंफेक्शन हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है और उससे इन्फेक्शन भी कम होता है और पेशेंट को पेन भी कम होती है। उसके बाद सिट्राज़ीन बल्कि हमारे पास मुख्तलिफ़ क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल होती हैं, जो एंटी जैसे पोलीफैक्स होती है, माइसिट्राज़ीन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी क्रीम्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। वो जो लोकल एरिया पे जब वुंड आपका बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उस पर लगाएं। इससे ये होगा कि जल्दी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि अब क्योंकि ये वो एरिया जो वेट रहता है तो आप कोशिश करें कि जो पैड्स होते हैं वो 2 से 4 घंटे बाद अपने पैड को ज़रूर चेंज कर लें ताकि वो लोकल एरिया मैक्सिमम टाइम तक खुश्क रहे। अगर हो सके तो दिन में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए वुंड को ओपन रखें, इस पर कोई पैड का इस्तेमाल ना करें। तो इससे भी जो उस एपिज़ोटमी स्कार है उसकी हीलिंग तेज़ हो जाती है, मतलब हीलिंग बेहतर हो जाती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाती है।
बहुत से पेशेंट की कंप्लेन होती है कि वो सीधा लेट नहीं पाती या उनसे सीधा बैठा नहीं जाता या बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता। तो उसके लिए होता है कि अगर आपने लेटना है या सोना है तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सोएं, किसी भी कवर सो जाएं। दूसरा ये कि अगर आपने बैठ के बच्चे को फीड कराना है तो एक बटक के नीचे छोटा सा पिल्लो, ये जो कि बहुत मोटा ना हो दे। इससे ये होगा कि उस एरिया पे प्रेशर नहीं आएगा, आप बैठ भी सकेंगे, अपने बच्चे को दूध भी पिला पाओगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सबसे और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इस ज़ख़म को ठीक होने में कितना टाइम ले जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 हफ़्ते ले जाता है ये वुंड ठीक होने में, और 1 मंथ में तो आलमोस्ट तकरीबन 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ना हो। अब है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होती है वो है हीमाटोमा। वुंड स्टिच हो गया, पेशेंट ठीक है, अभी वो मोस्टली ऐसे पेशेंट अभी हॉस्पिटल में होते हैं या बाज़ बार अगर घर चले जाते हैं, अगर आप फील करो कि आपके उस एरिया में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है और वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग है और उसमें ब्लूइश टच है या मोटा हो गया है वो एरिया, तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेक कराएं। बाज़ का होता है कि कोई ना कोई ब्लड वेसल होती है जो कि दोबारा से रीब्लीड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हीमाटोमा बन जाता है। ऐसी सूरत में इमीडिएटली उसको ड्रेन करने की ज़रूरत है और रीस्टिचिंग की ज़रूरत होती है। जो दूसरा होता है वो है इन्फेक्शन, कि एपिज़ोडमी में इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई है। बाज़ का होता है कि जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो टूट जाते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू की वजह से, ये वह खुल जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे पस हो जाती है। इसको हम खुलने की वजह से जो ज़ख़म होता है वो भी खुल जाता है, जिसे हम गैप्ड एपिज़ोडमी भी कहते हैं। इस सूरत में वही होता है कि आप एक तो अच्छी एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, दूसरा सिट्स बात करें, लोकल एरिया को नीट एंड क्लीन करें, और अगर इसमें इन्फेक्शन या पस हो गया है तो उसकी में स्टिचेस दोबारा नहीं लगते ही, और इसमें सेकेंडरी हीलिंग होती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्किन होती है वो खुद ब खुद हील आउट हो जाती है। और इसके अलावा बेहतर है कि अच्छी हाइजीन, अच्छी डाइट, गुड केयर, अगर हम इन चीज़ों को मिला देते हैं और तो बहुत ही पेशेंट कम होते हैं जिनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। और जो एपिज़ोडमी स्कार होता है ये बहुत लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, पेशेंट ठीक रहता है। और थर्ड एक क्वेश्चन होता है फ़ीमेल का कि क्या अब हम हस्बैंड के साथ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। शुरू के 1 वीक में बाज़ का कभी कभी किसी पेशेंट को क्या होता है कि जो स्किन जब हील होती है या मसल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पॉइंट होता है। अब मैं बात करूँगी अगर अब अगला है पेशेंट का क्वेश्चन ये होता है, नेक्स्ट पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या हस्बैंड वाइफ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है इस स्कार की वजह से या इस टीयर की वजह से। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स हील होते हैं तो आपस में वो जुड़ते हैं तो उनमें फाइब्रोसिस होती है या बाज़ का स्ट्रेच वाली फीलिंग आती है। तो शुरू में किसी फ़ीमेल को डिस्पेरोनिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ीमेल्स को ये नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम एक तो काउंसलिंग की जाती है कि ये वाक़ई साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या बाज़ का हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ बताते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ वैसे भी हर फीमेल जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको ये एटलीस्ट 1 to 2 मंथ आफ्टर डिलीवरी ज़रूर करनी चाहिए। अब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ कैसे की जाती हैं, ये एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल होता है। जैसे आप खुद को फील करें कि आपको बहुत तेज़ यूरिन आया और आपने उसको होल्ड करना है कि निकल ना जाए। उस सूरत में हमने जिस्म को इकट्ठा करते हैं, तो आप जिस वजह से जब इस फीलिंग के साथ जब जिस्म को इकट्ठा करते हैं कि यूरिन ना निकले, यही वो कॉन्ट्रैक्शन होती है जो हमारे उस मसल्स की एरिया आती हैं। इनको बार बार करें, इससे ये होता है कि डिलीवरी के दौरान जो मसल्स लूज़ हो जाते हैं उनकी टोन कम हो जाती है, उनकी टोन मेंटेन हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है, स्ट्रेंथ मेंटेन होती है। जो पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पेशेंट कहते हैं मुझे नीचे वज़न पड़ता है या नीचे कुछ बाज़ का फीमेल को होती है कि उनका यूरिन निकल जाता है हंसते हुए या खांसते हुए, वो होता है कि पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होते हैं वो वीकनेस की वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा अपनी साइड से डाउन चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसको फीलिंग आती हैं, और जिसका वाहिद हल ये एक्सरसाइज होती हैं। इसलिए हर फीमेल जो कि नॉर्मल डिलीवरी जिसकी होती है उसको एडवाइस होती है कि एटलीस्ट 1 to 2 मंथ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ज़रूर करें ताकि ये प्रॉब्लम कम से कम हो। उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरे चैनल को पसंद है और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उसके डिटेल आंसर ज़रूर दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।